Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good, things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Let me give you a quick brief of what we will be doing today. Now as far as today's session is concerned, हम बात करेंगे तीस्ता नदी के बारे में, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम के बारे में, एक्सरसाइज सूर्य किरण के बारे में, फ्री एआई कमेटी एंड सांबर डियर। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसमें से ये आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो। दिस स्कीम एंड दिस कमेटी जो है ये आप अपना जब हम एथिकल डोमेन की बात करते हैं तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। जब आर्टिकल आएगा तो आपको चीजें और एक वो होता है ना, क्लैरिटी मिल जाएगी। So, you can trust the quality content that is being shared with you. Sriram's IAS is serving the nation since 1985. You can refer these sessions to others also. Let others know about it. Comment section में you can share your feedbacks as well. ठीक है जी, तो let's start with today's session. Channel subscribe जरूर कर देना and you will get the notifications then. Feedback दे सकते हो अपना, कमेंट सेक्शन आपके पास है, और अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। ऑल्सो श्रीराम्स आईएएस हैज ब्रॉट अप दिस प्रीलिम्स मास्टरी कोर्स फॉर यू। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है। इस कोर्स के तहत आपको आपके प्रीलिम्स, अपकमिंग प्रीलिम्स 2025 के लिए if you are preparing for, तो यू कैन रेफर दिस कोर्स जिसमें आपको थीमेटिक लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज गिवन टू यू इन डिटेल। सीसैट की क्लासेस हैं, 1-to-1 मेंटरशिप है। कोई भी स्टिल डाउट होता है तो यू कैन रेफर दिस कॉन्टैक्ट नंबर, दे विल गिव यू द कंप्लीट डिटेलिंग ऑफ इट। ठीक है जी। आज आपको अगर थोड़ी लाइटिंग कम लग रही है तो दैट इज बिकॉज यहाँ बहुत बारिश होने की वजह से देयर इज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। सो आई होप ये कॉपरेट करेंगे आप। एंड देखो, आवाज आ रही है, समझ आ रहा है, सुना जा रहा है, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता इस टाइम। चलिए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। द बंगाल इरिगेशन डिपार्टमेंट रिसेंटली डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया है बंगाल के डिपार्टमेंट ने, कि हम सप्लाई करेंगे वाटर टू द फार्मलैंड्स थ्रू पाइपलाइंस फ्रॉम तीस्ता रिवर एंड इट्स कैनाल इंस्टेड ऑफ एक्वायरिंग मोर लैंड टू डिग न्यू कैनाल्स, सब कैनाल्स एंड ड्रेन्स। तो व्हाट डू यू मीन, व्हाट दे मीन बाय दैट? सिंपल सा है कि बंगाल का इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ये चूज किया है दिस अप्रोच टू डिलीवर द वाटर टू द फार्मलैंड्स। मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग कि आप एडिशनल लैंड लें टू बाय न्यू कैनाल्स और सब कैनाल्स और ड्रेनेज सिस्टम, उन्होंने डिसाइड किया है कि दे विल यूज पाइपलाइंस जो पानी ड्रॉ करेगी वाटर फ्रॉम तीस्ता रिवर एंड इट्स एग्जिस्टिंग कैनाल से, उसी से ही। मतलब आप लैंड सेव कर रहे हो, मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली वे यूज कर रहे हो, मोर एफिशिएंट वे यूज कर रहे हो टू प्रोवाइड वाटर फॉर द एग्रीकल्चर। इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने तीस्ता नदी की बात करनी है। देखो, आई हैव विजिटेड सिक्किम, a very beautiful place, a very beautiful place। और जब आप ऐसे भारत घूमोगे ना, अब ये जो नदियां हैं, आई वॉज ऑन दिस विजिट टू साउथ, तो नर्मदा, तापी, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ये सब चीज़ें जो हैं, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। जब आप पढ़ते हो तो उसको कनेक्ट जरूर किया करो। अब जैसे तीस्ता नदी आपके मन में आना चाहिए व्हेनेवर यू आर विजिटिंग एनी प्लेस। अब आपने नर्मदा देखी, तापी देखी, या तीस्ता, फॉर एग्जांपल अभी हम सिक्किम में चले गए हैं तो हमने तीस्ता नदी देखी है। अब वो तीस्ता नदी कहाँ से ओरिजिनेट करती है, इसकी क्या कोई ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ कहाँ से ये बहती है, क्या इसका सोर्स है, क्या इसका कोर्स है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। और जब फिर आप इसको देखोगे तो वो यू विल बिल्ड दैट कनेक्टिविटी, राइट। तो बहुत सी चीज़ें हैं भारत में घूमने के लिए। और ये जो यूपीएससी कुछ, मतलब मैं बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ हर किसी को आपका एग्ज़ाम हो, लेकिन 1% भी अगर नहीं भी होता है ना, तो यूपीएससी अगर आपको आईएएस नहीं बनाई ना तो कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक पढ़ा लिखा, समझदार, ऐसा नहीं है बाकी समझदार नहीं है, बट मोर मेच्योरिटी लेवल आपको देकर जाएगी, बहुत समझ देकर जाएगी। और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको उसी के बराबर का कुछ डेफिनेटली मिलेगा। और फिर जब आप भारत भ्रमण करोगे ना, भारत घूमोगे, तो देखना क्या कनेक्टिविटी आती है, आप में कितनी ज़्यादा समझ होगी एज कम्पेयर टू योर जो आपके साथ घूम रहे होंगे। ठीक है, तो तीस्ता नदी जो है, लेट्स टॉक अबाउट दिस रिवर। हाँ जी, ये एक हिमालयन रिवर है। कहाँ से बहती है? सिक्किम से बहती है, वेस्ट बंगाल से बहती है, और बांग्लादेश में रंगपुर से बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है और सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में बाउंड्री बनाती है ये। तो
हिमालयस के पास से सिक्किम में चुंगतांग से ये वहां से राइज करती है और साउथ में ये बहती चली जाती है शिवालिक हिल से, मतलब डीप जॉर्जेस बनाती है, दार्जिलिंग में एंटर करती है वेस्ट बंगाल के अंदर और फिर अपना पास बदलती हुई वेस्ट बंगाल के प्लेन्स में फिर आगे ये बढ़ जाती है, राइट। तो ओरिजिनली द रिवर कंटिन्यूड साउथवर्ड टू एम्प्टी डायरेक्टली इनटू द अपर पद्मा रिवर, दैट इज द गंगे रिवर। ये पूरा गंगा सिस्टम, ये पूरा रिवर सिस्टम है जो आपको मालूम होना चाहिए। बेसिकली वो बोल रहे हैं कि तीस्ता नदी जो है इट फ्लोड साउथवर्ड टू मर्ज डायरेक्टली इनटू द पद्मा रिवर, जो गंगे रिवर का ही पार्ट है। 1787 के अंदर ये रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया और ये ईस्टवर्ड जो है इसने बहना शुरू कर दिया अक्रॉस बांग्लादेश, जहां पर इसने जमुना नदी को ज्वाइन कर लिया जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ये रिवर कम से कम भी अगर आप लगाएं तो टोटल 320 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर करती है। ये जो रिवर है it mostly the most water it carries that is during summer months, जून और सितंबर में स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लो रहता है। क्यों? दो रीजंस होते हैं। एक तो उस टाइम पे मानसून बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं फ्रॉम द हिमालयास, जिससे नदी का पानी और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो द फ्लो जो है तीस्ता का गर्मियों में बहुत ज्यादा होता है व्हेन द मॉनसून रेन्स आर हेवीएस्ट एंड ग्लेशियर सप्लाई अबंडेंट मेल्ट वाटर। इट्स लोअर रीचेज आर मार्क्ड बाय फ्लडिंग एंड फ्रीक्वेंट वॉयलेंट कोर्सेस चेंजेस। तो बेसिकली वो यही बोल रहे हैं लोअर रीजन्स के अंदर जहां पर ये नदी जमुना रिवर को ज्वाइन करती है, तीस्ता रिवर ओफन फ्लड्स। अगर आपने सुना हो सिक्किम में बाढ़ आई थी 2023 में या 24 में, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर एग्जैक्टली द ईयर, तो अभी 2 साल पहले, साल 1.5 साल पहले बाढ़ आई थी। तो यही कारण कुछ होते हैं और फिर ये वॉयलेंटली जो अपना पाथ बदलती है, ये जो फ्लड्स हैं, ये जो चेंजेस हैं, दैट मेक्स इट डेंजरस, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू ट्रैवल। सो देर आर वेरियस ऑब्स्टेकल्स लाइक शैलो एरियाज हैं, क्विक सैंड्स हैं, सो फ्लड्स होते हैं एंड देयर इज चेंज इन इट्स पाथ ऑल्सो। तीस्ता नदी की जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, देखो लेफ्ट से कुछ है, राइट से कुछ है। लाचुंग, छकुंग, दिंगचू, रानीकोलर, रंगपूछू, ये कुछ इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। जेमुछू, रंगयोंग, रंगित रिवर, ये इसकी कुछ राइट बैंक मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। नाउ अगले आर्टिकल पे जाने से पहले, पॉलिटी की तैयारी कर रहे हो, सो देयर इज दिस फ्री क्लासेस अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। कोई भी डाउट पॉलिटी में आ रहा है पढ़ते टाइम, रेफर दीज सेशंस। बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट है, यू कैन रेफर देम, ऐड देम इनटू योर प्रिपरेशन इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट। ऑल्सो अदर कोर्सेज आर गोइंग ऑन, जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए फ्री सेशंस अवेलेबल हैं, प्लेटफॉर्म पे है। मान लो कोई एक सिंगल करंट अफेयर के टॉपिक पे आपको डाउट आता है तो ये आप रेफर कर सकते हो, ठीक है जी। सो चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन दैट गेट्स पब्लिश्ड। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट्स ऑर्डर फॉर साइनिंग एन MOU बिटवीन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट। बेसिकली ये जो आर्टिकल है यही कह रहा है। तो हाई कोर्ट जो है दिल्ली का, दे हैव रिसेंटली ऑर्डर साइनिंग ऑफ एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने ऑर्डर किया है कि देयर बी अ साइनिंग बिटवीन, एक तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री और एक दिल्ली गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री। किस लिए होगा ये MOU? फॉर इम्प्लीमेंटिंग PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम इन द national capital. Let's talk about it. So ये जो आर्टिकल है इसके पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जाना है, हमारे लिए यहाँ से इस मिशन के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सरकार का प्रोग्राम है जिसका मकसद है इंडिया में अक्रॉस इंडिया आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अच्छा करें। सो जो प्रोग्राम है इसका बजट था 64,180 करोड़ का और पीरियड इसका रहा है 2021-22 से 2025-26। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन इसमें कुछ इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स हैं। स्पॉन्सर्ड और सेक्टर में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। सेक्टर स्कीम होती है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है, फंडिंग कंप्लीटली उनकी है। स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर होता है जहां पर फंडिंग डिवाइड हो जाती है। मान लो 60-40 का रेशो है कि सेंटर 60 देगा, स्टेट 40 देगा। कोई यूनियन टेरिटरी है तो 100% सेंटर दे देगी। कोई अगर यूटी है तो वहां यूटी है, मान लो कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो वहां पर 60-40 की जगह 90-10 हो जाएगा कि वो 10% दे दे हिमालयन स्टेट्स फंडिंग, राइट। तो इस तरीके से वो डिवाइड हो जाता है, तो वो हो जाती है एक स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर आपको ये बोलें कि ये कंप्लीटली सेक्टर स्कीम है तो नहीं, क्या ये कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो वो भी नहीं है। कंप्लीटली वर्ड आई एम मेंशनिंग, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो सेंट्रल सेक्टर्स कंपोनेंट्स हैं, राइट। ये लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम है जिसका मकसद है
अक्रॉस द कंट्री आप हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करें। बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। Now the program aims to strengthen the healthcare services at all the levels. ये नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी लेवल पे आप हर मतलब यू वांट कि हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी को डेवलप किया जाए इंस्टीट्यूशंस को अक्रॉस ऑल द लेवल्स, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी लेवल हो। प्राइमरी लेवल क्या होता है? क्या होता है प्राइमरी लेवल? लोकल क्लिनिक्स, हेल्थ सेंटर्स, है ना। सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। टर्शरी हेल्थ केयर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ऐसे लगा लीजिए जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, ऐसी कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस लगा लीजिए जो हैंडल करते हैं, दैट इज टर्शरी केयर, राइट। सो इट फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग द हेल्थ केयर सिस्टम, द कंप्लीट हेल्थ केयर सिस्टम, ताकि आप फ्यूचर पैंडेमिक्स के साथ भी डील कर सकें, डिजास्टर्स के साथ डील कर सकें। सो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अब यहां से आपको ऑब्जेक्टिव्स पे लेके चलते हैं। टू फिल द गैप इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, तो वो गैप्स को फिल करना। हेल्थ सर्विलियंस, उसको इंप्रूव करना। हेल्थ रिसर्च, उसको प्रमोट करना। अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों को कवर करना, क्योंकि हेल्थ केयर यू आर स्पैनिंग बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज की हेल्थ केयर हर किसी तक रीच करे। अब मैं इसमें पहले आगे नहीं जा रही हूं आर्टिकल में, क्योंकि वील टॉक अबाउट सर्टेन कंपोनेंट्स हियर। लेट मी गिव यू ब्रीफ ऑफ द कंपोनेंट्स एज वेल। अब क्या है, इसके कुछ सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया था, जिसमें पहला तो क्या है, जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी मेंटरिंग, उनकी ट्रेनिंग, हॉस्पिटल्स की ट्रेनिंग, हॉस्पिटल्स की मेंटरिंग। 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स की तरह काम करेंगे फॉर दी हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें 100-150 बेड लगा लीजिए, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स होंगे, हेल्थ केयर जो सीरियस हेल्थ केसेस हैं वो देखेंगे। तो एक तो ये हो गया एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है जो डिसीज कंट्रोल करते हैं हम, उसको स्ट्रेंथन करना, डिसीज कंट्रोल को स्ट्रेंथन करना। वी हैव नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इट विल बी मेड स्ट्रॉन्गर। 5 नए रीजनल सेंटर्स की बात करी जा रही है अक्रॉस द कंट्री, उन्हें सेटअप करने की बात करी जा रही है, राइट। थर्ड इज हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहां पर जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल है, एक डिजिटल सिस्टम है दैट विल बी ट्रैकिंग ऑल द हेल्थ डेटा, इट विल बी एक्सपेंडेड हर एक स्टेट, हर एक यूटी तक, ताकि जो पब्लिक हेल्थ लैब्स हैं उनमें बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाए। इट विल कनेक्ट ऑल द पब्लिक हेल्थ लैब्स फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन, राइट। what else emergency healthcare facilities, that is also a component in it. Emergency healthcare facilities, right. Advanced health research, ये सारे इसके अंदर components आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बता देती हूँ। अब ना जब मैं इसके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर रही हूँ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के कंपोनेंट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का। ये सब तो एक बात है, लेकिन यहां से आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। रूरल एरियाज के अंदर अ टोटल ऑफ 17,788 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स विल बी बिल्ड, ठीक है। और अर्बन एरियाज के अंदर 11,024 इट विल बी सेटअप, ठीक है। ऐसे ही पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, ऐसे ही कि पब्लिक हेल्थ लैब्स इंटीग्रेटेड हो, जो उसका ऑब्जेक्टिव है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो ओवरऑल कंप्लीटली फोकस कर रहे हैं ऑन एक्सपैंडिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, चाहे वो रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स हो, ब्लॉक्स हो। मकसद ये है कि हम इंश्योर करें कि एक बेटर एक्सेस मिले टू द क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर एवरीवन, जो स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको, ठीक है। आगे बढ़े विद द नेक्स्ट आर्टिकल। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली सेड इट हैज सेट अप अ कमेटी विच विल बी कॉल्ड एज फ्री एआई। तो पूछेंगे फ्री एआई कमेटी किसने सेटअप करी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किस लिए सेटअप करी है? टू डेवलप द फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए दैट इज फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के टाइम पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो एआई शुड बी एथिकल ऑल्सो, है ना। डेटा प्रिवेसी ये सब भी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्री एआई का मतलब क्या है? फ्री एआई स्टैंड्स फॉर फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये देखिए 8 मेंबर का पैनल होगा, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट करेगी।
to develop a framework for responsible and ethical artificial intelligence in the financial sector. The purpose is to ensure कि जो AI tools और technologies that are being used by the banks, financial institutions and other entities under the RBI's regulation वो ethical practices follow करें, कस्टमर का जो डेटा है उनकी जो privacy है उनको protect करें, do not cause any discrimination, they are transparent, they are fair. Right, so the committee will create rules, the committee will create guidelines to ensure that AI is used in such a way that benefit the people, that benefit the economy. वो तो ठीक है, लेकिन at the same time अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज विदाउट दैट, विदाउट एनी मिसयूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप टेक्नोलॉजी में तो एडवांसमेंट कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एथिकल कंसिडरेशंस को भी आपको देखना पड़ेगा इन दी फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज दिस फ्री एआई कमिटी? लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ऑफ इट. 8 मेंबर पैनल है, ये मैंने आपको बता ही दिया. इट विल बी हेडेड बाय पुष्पक भट्टाचार्य, प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईआईटी बॉम्बे के हैं. इस पैनल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे नीति आयोग से, एचडीएफसी बैंक से, आईआईटी मद्रास से, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से एंड माइक्रोसॉफ्ट से, लॉ फर्म है एक ट्राइलीगल यहाँ से. राइट, ये जो कमेटी है इट विल बी सपोर्टेड बाय आरबीआई का जो फिनटेक डिपार्टमेंट है, विच विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग. बेसिकली ये कह रहे हैं कमेटी क्या करेगी, कैसे करेगी. ये जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम देयर फर्स्ट मीटिंग. क्या करेगी ये कमेटी? व्हाट विल दिस कमेटी डू? दे विल स्टडी कि हाउ एआई इज करंटली बीइंग यूज्ड इन द फाइनेंशियल सेक्टर. पहले तो वो देखेंगे. दूसरा, वो कंपेयर करेंगे इसको विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस टू अंडरस्टैंड कि कैसे दूसरी कंट्रीज रेगुलेट कर रही हैं, हाउ दे आर सुपरवाइजिंग एआई इन फाइनेंस. तीसरा, फिर वो रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे ऑफ यूजिंग दिस एआई इन द फाइनेंशियल सर्विसेज. कोई डेटा मिसयूज, कोई बायस, कोई फ्रॉड. और फिर वो सजेस्ट करेंगे वेज टू इवैल्यूएट, टू मैनेज, टू मॉनिटर दीज रिस्क एंड फाइनेंशियल फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो ओवरऑल गोल क्या है? एक फ्रेमवर्क सेट करना, सेट ऑफ रूल्स लेकर आना टू एंश्योर दैट एआई इज यूज्ड इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, इन अ एथिकल वे, इन अ सेफ वे इन द फाइनेंशियल सेक्टर. राइट, सो इट इज कवरिंग गवर्नेंस to make sure that AI systems are fair, transparent and trustworthy. So the committee will also have to identify the potential risk जो जुड़ा हुआ है AI से. वो recommend करेंगी evaluation, mitigation, monitoring framework. They will also recommend a framework including governance aspects for responsible AI, ethical adoption हो AI models का. तो एक regulatory approach भी है, एक supervisory approach भी है. ठीक है. सांबर डियर के बारे में हमें पढ़ना है. 3 पोचर्स को अरेस्ट किया गया फॉर किलिंग सांबर डियर रिसेंटली इन अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट. सांबर डियर का नाम, साइंटिफिक नाम है रूसो यूनिकॉलर. ये लार्ज डियर स्पीशीज है, इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर, सब कॉन्टिनेंट की ही नेटिव स्पीशीज है, साउथ ईस्ट एशिया की. नेपाल में इसको जराओ के नाम से बोला जाता है और चाइना के अंदर 4-eyed डियर बोला जाता है. सांबर डियर्स आर वाटर डिपेंडेंट, तो पानी से कभी दूर ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पानी के आसपास ही देखने को मिलेंगे. ये आपको इनका जो हैबिटेट है बहुत ब्रॉड है. ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मिक्स फॉरेस्ट है, हर जगह ये पाए जाते हैं. या तो ये अकेले रहना पसंद करते हैं या ये स्मॉल ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं. लार्ज है, लॉन्ग टेल डियर है, 1.2 to 1.4 मीटर. लार्जेस्ट ओरिएंटल डियर है ये. राइट, इनका मतलब जो एडल्ट मेल्स हैं उनका दे रीच अ वेट ऑफ 550 kgs ऑल्सो. जो कोट है दे फॉर्म्स अ रफ अराउंड इट्स नेक एंड इज एन अनस्पॉटेड डार्क ब्राउन इन अ कलर. तो बेसिकली उनके कुछ फीचर्स की बात करी जा रही है जो जनरली आपको थोड़ा थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब देयर कोट इज डार्क ब्राउन, दे फॉर्म अ मतलब फ्लफी कॉलर अराउंड देयर नेक. मेल्स हैव अ लॉन्ग टफ एंटिलर्स 3 points के साथ. राइट, तो विच आर यूज फॉर फाइटिंग और डिस्प्ले ड्यूरिंग द मीटिंग सीजन एज वेल. ये दे आर नोन टू बी इल्यूसिव, दे आर वेरी हार्ड टू फाइंड. और ये नाइट में और ड्यूरिंग द इवनिंग ये बहुत एक्टिव रहते हैं. राइट, आईयूसीएन के अंदर वल्नरेबल में कैटेगरी के अंदर है. दे आर क्वाइट इल्यूसिव एंड आईयूसीएन लिस्ट में वल्नरेबल में. ठीक है जी. Now moving ahead with the next article, the Indian Army contingent comprising 334 personnel departed for Nepal
recently to participate in the 18th edition of the joint military exercise Surya Kiran. एक्सरसाइज सूर्य किरण के बारे में पढ़ना है, जो कि इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी के बीच में होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया और नेपाल की है. एक बार हमारे यहाँ, एक बार उनके यहाँ. हर साल होती है? हाँ जी, हर साल होती है. क्या एम है इसका? टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी. दोनों देशों की आर्मियां साथ में कैसे काम कर सकती हैं इन दी फॉरेस्ट वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर, जहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत पड़े. तो इनके चलते वो अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं ऐसी एक्सरसाइज करके. अपनी स्किल्स को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथन होगी, और साथ में फिर काम कर पाएंगे इन दी चैलेंजिंग सिनेरियोज. तो इंडिया के सोल्जर्स और नेपाल के सोल्जर्स, दे शेयर देयर आइडियाज, दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आ जाए और दोनों देशों के अंदर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज्यादा डेवलप होती है फॉर ईच अदर्स ऑपरेशनल प्रोसीजर्स. ये जो एक्सरसाइज है इसका 18th एडिशन इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन नेपाल इस बार का, जिसके अंदर इंडियन आर्मी कंटिजेंट इज लेड बाय द बटालियन फ्रॉम 11th गोरखा राइफल्स, और नेपाल आर्मी जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द श्रीजंग बटालियन. तो ये था आपका आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे. एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you in the next one with other articles. Till then, take care, good luck, good wishes. Happy learning everyone. All the best. Thank you.